Hello everyone and welcome back to my channel Easy English Literature. Our today's topic is P.B. Shelley. So start करने से पहले please subscribe to my channel and hit the bell icon. Now P.B. Shelley belonged to romantic age. तो जो लिटरेरी मूवमेंट उनसे एसोसिएटेड है वो है रोमांटिसिज्म. The full name of P.B. Shelley was Percy Bysshe Shelley. He was born in England in 1972 and died in Italy in 1822. तो उनका लाइफ स्पैन लगभग 29 to 30 years का था. He was a poet, dramatist, essayist and novelist. He studied in the University of Oxford. Now P.B. Shelley joined a circle of poets and writers. कुछ पोएट्स एंड राइटर्स का ग्रुप था जिन्हें पी.बी. शेली ने ज्वाइन किया. ग्रुप वर लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, ले हंट, थॉमस लव पीकॉक एंड मैरी शेली. मैरी शेली उनकी सेकेंड वाइफ थी. ही वॉज ऑल्सो इन क्लोज फ्रेंडशिप विथ विलियम गॉडविन जो कि उनके फादर इन लॉ थे एंड ले हंट. ओके. Publishers declined to publish his work for fear of blasphemy or sedition. Now कुछ publishers थे जो उनका work publish करने से डरते थे. The reason was blasphemy or sedition. Blasphemy means जो God की authority को न consider करे. Sedition means मतलब जो कोई major authority है किसी state में उसको अगर कोई value नहीं करे तो that is called blasphemy or sedition. और पी.बी. शेली ऐसा करते थे. वो एक अथीस्ट थे, मतलब वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे. इसलिए पब्लिशर्स डरते थे कि कहीं उनका काम पब्लिश करके हम और लोगों से दुश्मनी न ले लें. हिज राइटिंग्स हैड एन इम्पैक्ट ऑन द चार्टिस्ट मूवमेंट इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ था उस पर इनकी राइटिंग्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. और कार्ल मार्क्स भी इनकी राइटिंग से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. His non-violent writings influenced Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi. Means शेली जो है वो ज़्यादातर non-violent writings लिखते थे जिससे लियो टॉल्स्टॉय बहुत इन्फ्लुएंस हुए और लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस हुए. तो इन अ वे शेली वॉज द पर्सन टू इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी. तो शेली ने किन किन पे इम्पैक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया? चार्टिस्ट मूवमेंट, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय एंड Mahatma Gandhi. Thomas Medwin recounted his childhood in his The Life of Percy Bysshe Shelley. अब थॉमस मेडविन जो पी.बी. शेली के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और कज़न भी थे, उन्होंने उनके चाइल्डहुड के बारे में सब कुछ बताया एक बुक में जिसका नाम है द लाइफ ऑफ पर्सी बायशी शेली. नाउ अब हम बात करते हैं उनकी कॉलेज डेज़ की. तो जब शेली कॉलेज में थे तब उन्हें बहुत बुली किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था. उनकी बुक्स फाड़ दी जाती थी, कपड़े तो फाड़ दिए जाते थे. तो उन सब इंसिडेंट्स को इन्होंने बोला है शेली बेट्स. और क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से शेली जो है कॉलेज की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं या और जो कोक्युलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट नहीं लिया करते थे. इसलिए उन्हें एक और नाम दिया गया था मैड शेली. मैड शेली क्योंकि ये जो कॉलेज में उनके साथ हुआ था इसकी वजह से वो जो ह्यूमन सोसाइटी है उसकी तरफ रिबेलियस हो गए थे. उन्हें ह्यूमन सोसाइटी के प्रिंसिपल्स पसंद नहीं आते थे, इसलिए उन्हें दो नाम दिए गए, शेली बेट्स एंड मैड शेली. ही स्टडीड इन ईटॉन कॉलेज. वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए उन इंसिडेंट्स को बोला गया शेली बेट्स और उन्हें निकनेम दिया गया Mad Shelley because of his rebellious nature to human society. He died of drowning in Italy. Last days उन्होंने अपने इटली में स्पेंड किए और वहाँ पे वो डूब के उनकी डेथ हो गई. बायरन ने उनके बारे में कहा he was the most gentle and least world minded, कि वो सबसे ज़्यादा जेंटल थे और लीस्ट वर्ल्ड माइंडेड पर्सन थे जिससे बायरन मिले. नाउ वी मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स बाय पी.बी. शेली. फर्स्ट है गॉथिक नॉवल जेस्टरोजी.
एक गॉथिक नॉवल उन्होंने लिखा जिसका नाम था जेस्टरोजी। इसमें इन्होंने एथिस्टिक व्यू प्रेजेंट किए। हमें पता है कि पी बी शेली अथीस्ट थे, तो जो अथीस्टिक व्यूज़ थे इनके वो सब इन्होंने इस नॉवल में प्रेजेंट किए थ्रू द विलन जेस्टरोजी। तो इस नॉवल में जो विलन था उसका नाम था जेस्टरोजी और इसके थ्रू इन्होंने अपने सारे अथीस्टिक व्यूज़ प्रेजेंट किए। द सेकेंड इज़ अ पैम्पलेट, द नेसेसिटी ऑफ अथीज़्म। द नेसेसिटी ऑफ अथीज़्म। इस पैम्पलेट के लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था और ये पैम्पलेट एक फ्रेंड था उनका, थॉमस हॉग, उसके साथ इन्होंने लिखा था। और इस पैम्पलेट के नीचे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था बल्कि सिर्फ एक साइन किया था। साइन क्या किया था? डेफिशिएंसी ऑफ प्रूफ एंड अथीस्ट। मतलब जब भी हम कुछ आर्टिकल लिखते हैं तो नीचे अपना नाम लिखते हैं, तो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और एक साइन कर दिया जहाँ पे लिखा हुआ था डेफिशिएंसी ऑफ प्रूफ एंड अथीस्ट। और जब कॉलेज के हेड ने उनसे पूछा कि क्या ये पैम्पलेट तुमने लिखा है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तो पैम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म, एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज, साइंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रूफ एंड अथीज्ड विथ थॉमस हॉग। नेक्स्ट वर्क इज a poetical essay on the existing state of things। ये एंटी मोनार्किकल एंड एंटी वॉर पोएम है। इसके बारे में कुछ डिटेल स्टडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस वर्क इज़ एन एंटी मोनार्किकल एंड एंटी वॉर पोएम। नेक्स्ट इज a pamphlet which named an address to Irish people to appeal that Catholics should get equal opportunity in Ireland। जब पी.बी. शेली ने आयरलैंड विज़िट किया तब उन्हें पता चला कि आयरलैंड के पार्लियामेंट में कैथलिक्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। कैथलिक्स वर नॉट अलाउड टू जॉइन पार्लियामेंट एज अ मेंबर। तो उनके व्यूज़ को दर्शाने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए ये पैम्पलेट लिखा गया, एन एड्रेस टू इरिश पीपल। ये अपील थी दैट कैथलिक्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन आयरलैंड। द नेक्स्ट वर्क इज क्वीन मैब। क्वीन मैब को पहले पब्लिश किया अंडर द टाइटल डेमन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्वीन मैब फर्स्ट पब्लिश्ड एज डेमन ऑफ द वर्ल्ड। क्वीन मैब को एक फेरी टेल के तरह से लिखा गया है जिसमें प्रेजेंट किया गया है द फ्यूचर विजन ऑफ यूटोपिया। मतलब फ्यूचर में कैसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसे यूटोपिया का विजन जो है इस पोएम में प्रेजेंट किया गया और इसे लिखा गया एज अ फेरी टेल। इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, दो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं इस पोएम की। नो फियर ऑफ डेथ, कि डेथ से कभी डरना नहीं चाहिए। ऑल विल बी गुड इन फ्यूचर, फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। These are the two important themes of this work. Now the next work is Alastair. Alastair का सब टाइटल है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये सब टाइटल है इसका Alastair का। डेडिकेटेड टू थॉमस लव पीकॉक। ये थॉमस लव पीकॉक को डेडिकेटेड थी। वोएज मोटिव एंड क्वेस्ट नरेटिव। इस पोएम में वोएज मोटिव दिखाया गया है, मतलब सी जर्नी दिखाई गई है, और ये क्वेस्ट नरेटिव है। दैट इज़ कि इस जर्नी में पोएट जो है किसी न किसी चीज़ को खोज रहा है, क्वेस्ट कर रहा है। द क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन नेट कि इनमें से ऑप्शंस थे 4 एंड इनमें से कौन सा क्वेस्ट नरेटिव है। तो एलेस्टर इज़ अ क्वेस्ट नरेटिव। द नेक्स्ट वर्क इज़ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। रियल ब्यूटी इज़ इन इमेजिनेशन नॉट इन नेचर। इसको भी आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि इसमें दिखाया गया है कि जो रियल ब्यूटी है वो नेचर में नहीं है, इमेजिनेशन में है। तो ये बहुत ही अपोजिट है उनके टाइम के राइटर्स के अकॉर्डिंग। मतलब उस टाइम पे सब नेचर को ब्यूटिफाई कर रहे थे, सब नेचर के बारे में बात कर रहे थे। एंड इन दिस वर्क शेली सेड कि नेचर में रियल ब्यूटी नहीं है, हमारे इमेजिनेशन में रियल ब्यूटी है। द नेक्स्ट वर्क इज़
रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। नाउ इस्लाम वर्ड देख के प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ रिलीजन से रिलेटेड है या इस्लाम से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू अ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज़ थे उनसे रिलेटेड है ये वर्क, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। और इस वर्क का ओरिजिनल जो टाइटल था वो था लाओन एंड सिंथना। लाओन एंड सिंथना वॉज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द वर्क, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। और ये स्टोरी है एक सुल्तान की जो कि ओटमन एम्पायर के सुल्तान हैं, तो सुल्तान ऑफ ओटमन एम्पायर। नेक्स्ट वी मूव टू द वर्क सेंसी। सेंसी एक क्लासिक ड्रामा है और ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ड्रामा है। रिमेंबर, सेंसी इज़ अ ड्रामा और ये एक ट्रेजेडी है जो इंस्पायर्ड है बाय रियल इटालियन फैमिली। एक रियल इटालियन फैमिली की स्टोरी से ये ड्रामा इंस्पायर्ड है। अब इस ड्रामा को बैन कर दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, शैली के कौन से ड्रामा को बैन कर दिया गया था? द ड्रामा वॉज सेंसी। क्यों बैन कर दिया गया? सेंसी में बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं अमंग द क्लोज रिलेटिव्स, बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स। मतलब बहुत क्लोज जो रिलेशंस होते हैं हमारे, उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ दिखाई गई है। तो और दूसरा इसमें दिखाया गया है कि एक डॉटर ने अपने फादर का मर्डर किया है और जिसकी वजह से उसे बाद में पनिशमेंट भी मिला है। तो दो इम्पॉर्टेंट थीम है इस ड्रामा की, सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन रिलेटिव्स एंड पेरिसाइड। पेरिसाइड मीन्स किल्स वंस रिलेटिव, मतलब अपने किसी रिलेटिव को मार देना, उसको बोलते हैं पेरिसाइड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थीम है, सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन रिलेटिव्स एंड पेरिसाइड। एंड इसमें दिखाया है डॉटर किल्ड हर फादर। नेक्स्ट वर्क इज जूलियन एंड मडाउलो, अ कॉन्वर्सेशन। जूलियन एंड मडाउलो अ कॉन्वर्सेशन में कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है दो लोगों के बीच में जो लाइफ के आउटलुक के बारे में बातें कर रहे हैं कि हमें लाइफ को कैसे देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। और इसमें जूलियन को पर्सोनिफाई किया गया है शेली की तरह और मडाउलो को पर्सोनिफाई किया गया है बायरन की तरह। तो जूलियन है शेली और मडाउलो है बायरन और ये आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन डिफरेंट आउटलुक्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज द मास्क ऑफ एनार्की। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। और जो पीटरलू का मिसकैर हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, उस मिसकैर को कंसिडर करते हुए पीबी शेली ने ये लिखा है। इसका जो एपिग्राफ है वो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है। पीबी शेली का ही वर्क है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम जो हमने पहले पढ़ा, वहीं से इसका एपिग्राफ लिया गया है। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस पे और इसमें जो पीटरलू मिसकैर हुआ था उसके ऊपर ये लिखा गया है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ पीबी शेली, ओड टू वेस्ट विंड। सबने ही सुना होगा ओड टू वेस्ट विंड। ये बेस्ड है आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन पे। आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी स्टेट में, तो पीबी शेली ने इसमें दिखाया गया है कि ये जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, जो इतना सब कुछ अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, इनके इन वर्क्स की वजह से आगे जाके टाइम चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा टाइम आएगा। तो ओड टू वेस्ट विंड है आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, रिटन इन टर्जा राइमा। जो राइम स्कीम है पोएम की वो है टर्जा राइमा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, द राइम स्कीम ऑफ ओड टू वेस्ट विंड इज टर्जा राइमा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्क, ओज़िमैंडियस। ओज़िमैंडियस एक सोनेट है अबाउट एन इजिप्शियन pharaoh रूल्ड इन 1200 BC। एक इजिप्शियन pharaoh है, मतलब हम लोग जो किंग बोलते हैं वहाँ पे इजिप्ट में pharaoh बोलते हैं। तो एक इजिप्शियन pharaoh है जो 1200 BC में रूल कर रहे थे। उनका एक स्टैच्यू बना हुआ है
उस स्टैच्यू को देख के उनके बारे में ये सोनेट लिखा गया है, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था एग्जामिनर मैगजीन में, और एक पर्सन थे होरेस स्मिथ, उनके साथ compete करते हुए शेली ने ये सोनेट लिखा था। तो ओzymandias, a sonnet about an Egyptian pharaoh ruled in 1200 BC, about his statue, published in Examiner magazine, written in competition with Horace Smith. The next work is Prometheus Unbound. Prometheus Unbound is also a drama, और ये 4 act ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है, ठीक है। इसमें प्रोमेथस की जो टॉर्मेंट्स हैं एट द हैंड्स ऑफ ज्यूस वो दिखाया गया है, ठीक है। मतलब ज्यूस लोगों ने प्रोमेथस को क्या किया था, चेन से बांध दिया था, और जो उनको टॉर्चर किया था वो इस ड्रामा में बताया गया है। एक्लूस जो एक ग्रीक राइटर थे, उन्होंने 2 वर्क लिखे, एक था प्रोमेथस और एक था प्रोमेथस अनबाउंड। तो जो वर्क था प्रोमेथस अनबाउंड वो खो गया था, तो उसके लिए पीबी शेली ने अगेन एक वर्क लिखा प्रोमेथस अनबाउंड, विच वॉज अ 4 act क्लॉजेट एंड लिरिकल ड्रामा, और इसमें दिखाया है टॉर्मेंट्स ऑफ प्रोमेथस एट द हैंड्स ऑफ ज्यूस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू द स्काईलार्क। टू द स्काईलार्क एक पोएम है, और थॉमस हार्डी इस पोएम से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि इन्होंने भी एक वर्क लिखा, शेलीज स्काईलार्क। टू द स्काईलार्क, थॉमस हार्डी सो इंस्पायर्ड दैट रोट शेलीज स्काईलार्क। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट, इस पोएम की सारी लाइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप रीड करिए, क्योंकि कई बार नेट में क्वेश्चंस इसकी लाइंस को लेकर आए हैं। लाइंस मेंशन है and you have to identify the poem, and the poem is To the Skylark. So please read the poem very thoroughly. Next is Defense of Poetry. Defense of Poetry is an essay. Defense of Poetry एक essay है। Poets are the acknowledged legislators of the world. ये एक essay है पीबी शेली का, जिसमें इन्होंने ये एक लाइन बोली है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ कम्स द वर्क अडोनिस। अडोनिस का मीनिंग होता है गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, और इसका एक सब टाइटल है एन एलजी on the death of John Keats, author of Endymion, Hyperion, etc. तो सब टाइटल से हमें पता चल गया है कि अडोनिस जो है वो एक एलजी है जो जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई है। जॉन कीट्स के डेथ के बाद उनके डेथ पे जो मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग मीन्स रोना है ना, तो एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ एंडीमियन, हाइपीरियन एक्सेट्रा, ये जॉन कीट्स के वर्क हैं। ये पेस्टोरल एलजी है और स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी है, डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, और ये डेडिकेट की गई है थॉमस चैटरटन को। शेली कॉल्स इट लीस्ट इम्परफेक्ट वर्क। मीन्स वैसे तो ये एलजी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लोगों को बहुत पसंद आई, एंड ये उसका एक बहुत ही जाना माना वर्क है, बट देन ऑल्सो शेली ने इसे कहा है लीस्ट इम्परफेक्ट वर्क। और इस एलजी में प्लेटो का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमें ये याद रखना है, अडोनिस इज़ एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, written by P.B. Shelley, written by P.B. Shelley on the death of John Keats, dedicated to Thomas Chatterton, and is written in Spenserian stanza. Now we come to the last work, The Triumph of Life. The Triumph of Life P.B. Shelley का unfinished work है, very important unfinished work of P.B. Shelley, The Triumph of Life. अब ये जो वर्क है ये 2 क्लासिकल वर्क्स पे मॉडल्ड है।
एक है दंतेस का डिवाइन कॉमेडी और एक है पेट्रास का ट्रिनफी। ठीक है, तो ये दो क्लासिकल वर्क्स है जिस पे ये वर्क मॉडल्ड है। इसमें भी जो राइम स्कीम है वो है टर्जा राइमा। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड वर्क modeled on two classical works, Dante's Divine Comedy and Petrarch's Triumphi, and written in terza rima. तो ये थे important works of P.B. Shelley. Now, if you are preparing for NET or SLET, तो प्लीज़ रिमेंबर बाकी वर्क्स का आप सिर्फ एक डेटा ले लीजिए, बट प्लीज़ रीड द समरी ऑफ ओड टू वेस्ट विंग, टू द स्काईलार्क एंड ओzymandias. ये 3 वर्क्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है बिकॉज दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स. ओड टू वेस्ट विंड, टू द स्काईलार्क, ओzymandias. Hope this will help you in your exam. If you liked it, then please subscribe my channel, like it, share it, and hit the bell icon for the latest notifications. All the best. Keep learning. Bye bye.